नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो काफी रहस्यमय दुनिया में झांकने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। हमारे पास न कुछ लेख हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं जो इस खोई हुई दुनिया के शहर, लोग, उनकी जिंदगी, उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों से ना हमारा मकसद है कि ये समझें कि आखिर इस सभ्यता में ऐसा क्या खास था। मतलब उनकी वो कौन सी बड़ी उपलब्धियां थीं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। और हाँ, वो कौन से सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई से पड़ताल। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, जब हम सभ्यता कहते हैं तो मतलब क्या है। आमतौर पर इसमें एक ऑर्गेनाइज समाज होता है, शहर होते हैं, अलग अलग तरह के हुनर, व्यापार, अपनी कोई लिपि और हाँ, उन्नत खेती भी। बिल्कुल। और हड़प्पा सभ्यता, जो आप समझिए मोटे तौर पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने पीक पर थी, वो इन सभी पैमानों पर खरी उतरती है। और इसका फैलाव और बहुत बड़ा था। सिंधु नदी और जो अब नदी सूख चुकी है, सरस्वती, जिसे घग्गर हाकरा भी कहते हैं, उसकी घाटियों में, मतलब आज का भारत और पाकिस्तान दोनों के हिस्से। हाँ, और सरस्वती के इलाके में तो कई अहम जगह मिली हैं। राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनावली भी। हाँ। इसी वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना शायद ज्यादा सही लगता है। और हड़प्पा नाम तो इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहला शहर था जो खोजा गया था। अच्छा। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसने सबको हैरान किया है, इनके शहर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लगता है जैसे किसी आज के आर्किटेक्ट ने प्लान किए हों। एकदम सीधी चौड़ी सड़कें, ग्रिड पैटर्न में। हाँ, बिल्कुल। और शहरों का जो लेआउट था वो भी बड़ा दिलचस्प था। अक्सर एक ऊंचा हिस्सा होता था, घड़ी कहते हैं उसे, शायद शासकों या वीआईपी लोगों के लिए, और फिर एक निचला शहर आम लोगों के लिए। धोलावीरा में तो 3 हिस्से थे। 3 हिस्से? अच्छा। हाँ। और सबसे कमाल की बात क्या है, घर बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल। चाहे छोटा घर हो या बड़ा, एक जैसी पक्की ईंटें। धोलावीरा में ऑफ कोर्स नींव में पत्थरों का भी यूज मिला है, पर ये एक रूपता कमाल की है। और पानी का इंतजाम, वो तो मतलब आज भी हम सीख सकते हैं। घरों में बाथरूम, स्नानागार और वो सब ढकी हुई नालियों के एक पूरे नेटवर्क से जुड़े थे, जैसे लोथल में दिखता है, सड़कों के नीचे नालियां। हाँ, और मोहनजोदड़ो में तो सैकड़ों कुएं मिले हैं, पानी की कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। और धौलावीरा का तो जिक्र करना ही पड़ेगा। वहां पानी जमा करने के लिए सोचिए, चट्टानों को काटकर या पत्थरों से जोड़कर बनाए गए कम से कम 6 बड़े जलाशय मिले। ये सब नहरों से जुड़े थे, और सबसे बड़ा वाला तो करीब 73 मीटर लंबा था। 73 मीटर? हाँ। बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि वो वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट भी कितने आगे थे। उस जमाने की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है ये। वाह। अच्छा, ये तो हुई शहर और प्लानिंग की बात। अब जरा ये देखते हैं कि ये लोग जीते कैसे थे। मतलब क्या खाते पीते थे, क्या बनाते थे, क्या बेचते थे? देखिए, खेती में तो वो माहिर थे ही। गेहूं, जौ, बाजरा, दालें, ये सब उगाते थे। और एक बहुत बहुत बड़ी बात, कपास। माना जाता है कि ये यूरेशिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। सबसे पहले कपास, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये एक तरह से इकोनॉमिक एडवांटेज था। मिट्टी के बने हल का मॉडल भी मिला है। खाने में भी विविधता थी। मांस, मछली, दूध, दही तो था ही, बर्तनों में हल्दी और अदरक के अवशेष भी मिले हैं। अच्छा। मतलब मसाले भी इस्तेमाल करते थे। और कारीगरी, हाथ का हुनर कैसा था? बहुत कुशल कारीगर थे। तांबा और कांसा, मतलब तांबा और टिन मिलाकर उसके औजार, बर्तन बनाते थे। गुजरात में एक पत्थर मिलता है, कार्निलियन, लाल रंग का। उसके इतने सुंदर मनके बनाते थे, और उनमें बारीक छेद करने की तकनीक जानते थे। शंख की चूड़ियां भी बनाते थे। व्यापार के सबूत मिलते हैं। लगता है कि ये लोग गहने, लकड़ी, सोना और अपना मशहूर कपास बाहर भेजते थे, और बदले में शायद तांबा वगैरह मंगाते थे। और लोथल, वहां तो एक बहुत बड़ी संरचना मिली है ना? हाँ, लोथल गुजरात में एक विशाल स्ट्रक्चर है, करीब 217 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा। उसे डॉकयार्ड माना जाता है, मतलब समुद्री जहाजों के आने जाने की जगह। ये उनके समुद्री व्यापार का स्केल दिखाता है। व्यापार की बात आई है तो उन छोटी छोटी मोहरों का जिक्र करना तो बनता है। हजारों मिली हैं। सेल खड़ी नाम के नरम पत्थर की बनी हुई, उन पर जानवरों की तस्वीरें हैं। एक सींग वाला जानवर है, बैल है, और कुछ निशान भी बने हैं। ये निशान क्या है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है।
ये निशान उनकी लिपि हैं, स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये मोहरें शायद व्यापार में पहचान के लिए या माल की गारंटी के लिए इस्तेमाल होती होंगी, पर उन पर लिखा क्या है ये कोई नहीं जानता। और भी तो रहस्य हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का वो ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, इतना बड़ा पक्का तालाब किस लिए था? कोई धार्मिक अनुष्ठान? ठीक से पता नहीं। सही कहा। और कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति है, एक कांसे की बनी डांसिंग गर्ल है, बड़ी मशहूर है वो। उसके एक हाथ में कोहनी से ऊपर तक चूड़ियां भरी हुई हैं। वैसी परंपरा तो आज भी दिखती है कई इलाकों में। हाँ, ये तो है। और एक और बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। कहते हैं कि वहां हथियारों के या सेना के कोई खास सबूत नहीं मिले हैं। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। बहुत कम हथियार मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये एक अपेक्षाकृत शांतिप्रिय समाज था। उनकी ताकत शायद उनके संगठन में, उनके व्यापार में थी, लड़ाई में नहीं। बल्कि लोथल से एक बर्तन मिला है जिस पर प्यासे कौवे वाली कहानी का चित्र बना है। ये उनकी सांस्कृतिक गहराई दिखाता है। इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित, इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहर खाली होने लगे, लोग कहीं और बस गए। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह शायद क्लाइमेट चेंज और सरस्वती नदी का सूख जाना माना जाता है। सूखा पड़ा होगा, जमीन खेती लायक नहीं रही होगी, पानी की किल्लत हो गई होगी। किसी बड़े बाहरी हमले के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये दिखाता है कि सभ्यताएं पर्यावरण पर कितने निर्भर होती हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर नियोजन में, पानी के मैनेजमेंट में, कारीगरी में, व्यापार में अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी एक अपनी संस्कृति थी, पहचान थी, लेकिन उनकी भाषा, उनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक पहेली है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तो ये कि पर्यावरण कितना अहम है, उसका बिगड़ना पूरी सभ्यता को खत्म कर सकता है। और दूसरा ये सवाल कि क्या उनकी कोई तकनीक, खासकर पानी बचाने की कला, आज भी हमारे काम आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी हम उनकी लिपि पढ़ पाएंगे? क्या कभी उनके और गहरे राज खुलेंगे? ये सवाल ये आज भी जिंदा हैं।